हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक बार फिर आपका बीएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है, वेलकम है। तो हम लोग एक नए सेट के साथ हाजिर हैं आज। तो एक नया सवाल हमारा आज सरेज की सीरीज है, जिसके बोलते हैं एसएससी जीडी 2025। ठीक है। फिर उसके बाद फिर पहला वही वाक्य है हमारा कि वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। ठीक है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है। चलो आगे करते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला सवाल है। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की हरी झंडी कहां से दिखाई? विकसित भारत ऐसा बताया गया है कि 2047 तक हमारे देश को विकसित भारत घोषित किया जाएगा और एक नया भारत बनाने का प्लान है। ठीक है। तो नया भारत जो बनाना है, वो कह रहा है सवाल कह रहा है कि 15 नवंबर 2023 को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संकल्प कहाँ से किया है? तो ऑप्शन में है बेटा हिसार हरियाणा, खूंटी झारखंड, दौसा राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। इसका सही जवाब क्या होगा? सारे लोग एक बार बताओ, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। ठीक है। चलो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा खूंटी झारखंड। खूंटी झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा किया कि हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत तभी होगा जब सारे उद्योग धंधे, सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे और हमारे देश की इकोनॉमी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा? विकसित भारत हो जाएगा। ठीक है। तो इसका उद्देश्य कब तक रखा गया? 2047 में विकसित भारत घोषित करना है। ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर नहीं, किलोग्राम नहीं होगा यहाँ पर। किलोग्राम पर सेकेंड ये भी नहीं होगा। सेंटीमीटर पर मीटर ये नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी या जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। मीटर पर सेकंड होगा। इस बात की शुरुआत हमें यहाँ से करनी है। ठीक है। विस्थाप वेलोसिटी क्या है? वेग क्या है? विस्थापन में, प्रति सेकंड विस्थापन में या वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन होने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है। ये एक क्या है बेटा? सदिश राशि है। एक इसी का उल्टा होता है जिसे बोलते हैं स्पीड या चाल। स्पीड या चाल बोलते हैं। तो चाल जो है क्या होता है? चाल एक अदिश राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या है? केवल मात्रा होता है, दिशा नहीं होता है चाल में। और इसमें मात्रा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए इसको सदिश राशि बोलते हैं या वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर बोलते हैं या सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा होता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण वर्ष 1990 में भारत की पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सके। राजनीतिक हलचल के कारण, अस्थिरता के कारण कौन सी योजना जो है शुरू नहीं हो पाई 1990 में? तो आपको बताना है कि 1990 के आसपास कौन सी योजना थी। नौवीं, आठवीं, सातवीं या छठी योजना थी? तो आपको इसको बताना है बेटा। ठीक है। कौन सी योजना थी ये? ठीक है। तो 1990 के आसपास बोल रहा है। तो 1992 से लेकर 1997 के बीच हमारी कौन सी योजना थी बेटा? आठवीं योजना थी। कौन सी थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना थी। तो उस समय क्या है, हमारे देश में कुछ ऐसे राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण ये योजना जो है शुरू नहीं हो पाई थी। तो इस बात को याद रखें। तो इस तरह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? 1992 से 1997। 1992 में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना लाई गई थी, जिसको बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन है, उदारीकरण है। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन जिसे उदारीकरण बोलते हैं। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन।
जिसे निजीकरण बोलते हैं। आप इसे पढ़ चुके हैं, रिपीटेड सवाल है। जी से क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण, उदारीकरण, प्राइवेटाइज निजीकरण और वैश्वीकरण वाली जो नीति है वो 1992 में ले आई गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक मात्र ऐसे हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे और वित्त मंत्री भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और बाद में जो है भारत के प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, तो इस तरीके से इस बात को याद रखना है। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है बेटा, फील्ड हॉकी है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, फील्ड हॉकी है। तो हमें इस सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राजनीति निदेशक सिद्धांत नहीं है। देखो, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता ये भी है, डीपीएसपी में आता है, ये भी आता है इसमें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये भी आता है, कृषि एवं पशुपालन ये भी आता है, विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना ये बात नहीं है, विधायिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान तो है, विधायिका से लेजिस्लेचर को जुडिशरी से अलग करने का जो प्रावधान है वो इसमें है, लेकिन विधायिका को कार्यपालिका से नहीं है। तो ये वाला आंसर क्या होगा, मतलब आंसर तो आपका यही हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, विधायिका की कार्यपालिका से अलग करना। आपको पता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। ठीक है, और भाग कौन सा आता है इसमें, पार्ट भाग 4 आता है, भाग 4 है 36 से 51 तक। और एक बात बता देते हैं, ये इनफोर्सेबल नहीं है, मतलब इस पर जो है नॉट जस्टिसेबल, नॉट इनफोर्सेबल, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो इस पर कोई जोर दबाव नहीं हो सकता है कि आप अगर इनसे चीज़ों को नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, कोई एफआईआर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये केवल सिद्धांत दिए गए हमारे लिए कि हमें इसको क्या करना है, पालन करना है, फॉलो करना है। ठीक, वर्ष 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। टोक्यो जापान, मनीला फिलीपींस, नई दिल्ली भारत, बैंकॉक थाईलैंड। तो 1951 में प्रथम एशियाई कप कहाँ आयोजित किया गया था बेटा, वो किया गया था नई दिल्ली। ठीक है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। एशियाई खेल जो है हर 4 वर्ष में खेले जाते हैं। तो जो 2023 वाला था, 2023 वाला वो चीन के होंगझू नामक जगह पर खेला गया था, और जो आगे वाला खेला जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा, जापान में खेला जाएगा। इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है। तो मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, सैयद अहमद खान। तो इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी के नाम से भी भारतीय इतिहास में इनको जाना जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिनका दूसरा नाम क्या है, सीमांत गांधी है। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। गीता मालिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी। तो इसको एक बार बताइए आप, इसका संबंध किससे है। ठीक है, और ये चारों जो है क्या है, हमारे चारों हमारे क्या है बेटा, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखो, भरतनाट्यम का संबंध किससे है बेटा, वो तमिलनाडु से है। इसको बार बार हम करते हैं, तमिलनाडु। और भरतनाट्यम की सबसे कलाकार कौन है, तो वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम इसमें आता है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक,
कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी का संबंध बेटा आंध्र प्रदेश से आता है, आंध्र प्रदेश है ये। कथक का संबंध कहाँ से है? वो है उत्तर प्रदेश, बार बार बताया जाता है। ओडिसी जो लास्ट में बसता है वो है उड़ीसा है। और जो गीता महालेख हैं उनका संबंध किससे है? वो ओडिसी से है। तो इस तरीके से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? देखो, समवर्ती सूची को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है दो प्रकार की सूचियां, एक संघ सूची के विषय और एक राज्य सूची के विषय। संघ सूची के विषय को हम क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट बोलते हैं, यूनियन लिस्ट या संघ सूची। ठीक है, क्या बोलते हैं? संघ सूची बोलते हैं, संघ सूची बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा स्टेट लिस्ट या राज्य सूची बोलते हैं, इसको स्टेट लिस्ट या राज्य सूची बोलते हैं। ठीक, लेकिन एक दूसरी लिस्ट होती है जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार या उसको पालन करने का अधिकार केंद्र को भी होता है, राज्य को भी होता है। ठीक है, संघ सूची में केवल संघ बना सकता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बना सकता है। लेकिन जो समवर्ती सूची होते हैं उस पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर व्यवधान आता है तो उसमें संघ क्या करता है? उसकी शक्ति राज्य से ज़्यादा होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारे सूची है, करा किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में आपको समवर्ती सूची रखा गया है, वो आपको यहाँ क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो बताइए। तो ये 7वीं अनुसूची है, 7th अनुसूची है जिसमें इसको रखा गया है। ठीक है, तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम कुछ अच्छा लिख लेते हैं। हम संघ सूची के विषय लिख लेते हैं, राज्य सूची के कुछ विषय लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक दो ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, तो संघ में कौन कौन आता है? संघ सूची में कौन कौन आता है? एक तो आपका रेलवे आता है, रेलवे पर कोई कानून बनाना होता है। दूसरा है सेना डिफेंस, परमाणु बम पर कोई काम करना हो, परमाणु एनर्जी या परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई कानून बनाना है। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। ठीक है, और जनगणना, ये सारे जो है। और क्या है? जीवन बीमा जो होता है जिसे लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, जीवन बीमा। ये जो मुख्य विषय हैं किससे संबंधित है? इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संघ का है, केंद्र सरकार का है। कुछ राज्य सूची का लिख लेते हैं, स्टेट लिस्ट लिख लेते हैं हम। राज्य सूची के विषय के लिख देते हैं। राज्य सूची में सबसे पहले आता है आपका पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और स्वास्थ्य भी किसका है? राज्य सूची का विषय है। कृषि को कुछ हद तक जो है समवर्ती सूची माना गया है। और ट्रैफिक या यातायात के बारे में कोई कानून बनाना है तो वो क्या है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या आता है? एक शिक्षा आता है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2022 सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीके की घोषणा की है। ठीक है, इसकी घोषणा की है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर राजनाथ सिंह, मनसुख एल मांडविया, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। तो मनसुख एल मांडविया क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन जो है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए जो टीका बनाया गया है, स्वदेशी टीका है, उसको जारी करने वाले कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं।
देखिए ये उनका यहाँ पर फोटो भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सेरावैक, सेरावैक क्या है, इसका नाम है सेरावैक। ठीक है, ये क्या है, इस वैक्सीन का नाम है, और इसको बनाने वाली कंपनी कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टी सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इसको बनाया है, और पहला स्वदेशी टीका है। सर्वाइकल कैंसर कहाँ होता है वो महिलाओं के अंदर होता है, गर्भाशय का कैंसर भी इसको बोला जाता है, जो कि बहुत एक आम है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, एक टीका का निर्माण किया ताकि महिलाओं को ये कैंसर ना हो आने वाले समय में, और उनका जीवन बेहतर हो सके। ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया और इसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कथक शब्द का क्या अर्थ होता है, कथावाचक, साहित्य से प्रेम, कथा अनुवादक, प्रेम और संगीत, स्टोरी टेलर, लव ऑफ लिटरेचर, स्टोरी ट्रांसलेटर, लव एंड म्यूजिक। तो कथक शब्द का निर्माण का मतलब क्या होता है, कथावाचक होता है। क्या होता है, कथावाचक होता है। कथक उत्तर प्रदेश का है। बिरजू महाराज जो है क्या है, इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो इसमें कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाकर कथा सुनाते सुनाते डांस भी करते हैं, तो इसलिए कथक नाम पड़ा है इसका। ठीक है, देखिए भरतनाट्यम दिया है, कथक दिया है, कथकली दिया है, कुचिपुड़ी दिया है, मणिपुरी दिया है, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिया। 4 4 8 हमारे जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं बेटा, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। 8 शास्त्रीय नृत्य में से कथक क्या है, इसमें शामिल किया गया है। ध्यान से इसको सुनना है। ठीक है, और सबका राज्य भी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथकली केरल से है, कथक उत्तर प्रदेश से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु है, मणिपुरी मणिपुर से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, ओडिशा जो है कहाँ से है, ओडिशा, सत्रिया असम से है। तो इसमें जो मोहिनीअट्टम है और कथकली है, मोहिनी और अट्टम और कथकली है, इनका संबंध केरल से है। तो केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य निकल कर आते हैं, 2 शास्त्रीय नृत्य निकल कर आते हैं। ठीक है, बाकी सबका संबंध एक एक राज्य से है, ये आपको देखना है। ठीक, चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व्यक्ति और उनसे संबंधित संगीत के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है। Which of the following pairs is correctly matched with reference to the person and music associated with him? तो तोताराम शर्मा पखावज, जाकिर हुसैन फ्लूट। तो जाकिर हुसैन का संबंध बेटा किससे है, तबला से है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तोताराम शर्मा का संबंध पखावज से होता है। पखावज जो है एक लंबे पीपा वाला, लंबे पीपा टाइप का होता है, एक ढोल होता है, उसको पखावज बोलते हैं। तो उनका संबंध इससे है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ओनली बे, केवल 2, केवल 1, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो कौन वाला मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है। जाकिर हुसैन का संबंध बेटा मैंने कई बार बताया था कि उनका संबंध बांसुरी से नहीं है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला से है। ठीक है, किससे है, तबला से है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 1 सुमेलित है, और इसका आंसर हो जाएगा तो केवल 1 का मतलब तोताराम शर्मा पखावज। ठीक, चलो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एकहार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एकहार्य, सत्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी। एकहार्य किसको कहा गया है, वो बेटा कहा गया है भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है बेटा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपको बता ही चुके हैं। ओडिसी जो है उड़ीसा से संबंध रखता है, कथक जो है उत्तर प्रदेश से रखता है। बार बार मैंने क्या बोला, भरतनाट्यम तमिल है, सैत्रिया क्या हो गया, असम हो गया। तो यही 8 नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं। इन्हीं में से
या तो जो है आपको उसके कलाकार को पूछ लेगा, या उसको राज्य को मिलाने के लिए आ जाएगा, या उसका मतलब क्या होता है इसी में से घुमा घुमा करके वो सवाल आपसे पूछेगा। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, चलो। बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं और जिसमें प्रत्येक में खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में बेटा 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। और 11 खिलाड़ी किस में होते हैं? हॉकी में होते हैं। ठीक, और किस में होते हैं? क्रिकेट में होते हैं। क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी। 5 किस में होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। ठीक, इस तरीके से बास्केटबॉल वाला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं बास्केटबॉल खेल रहे हैं। देयर आर 2 टीम्स इन बास्केटबॉल एंड ईच टीम हैज प्लेयर्स। हर टीम में कितने खिलाड़ी पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलो। भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? इसके डेफिनेशन क्या है? ठीक, तो कॉलेज डिग्री धारकों का प्रतिशत है कि जो कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो दूसरा है उन लोगों का प्रतिशत जो अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं कही गई है कि जनगणना में अंग्रेजी बोलो या ना बोलो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपके लिए वो एडिशनल है, लेकिन जो है कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी कॉलेज डिग्री वाला भी नहीं होगा। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। तो पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। देखो कुछ लोग जो है पढ़ तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो उन्हें साक्षरता वाले में नहीं रखा जाता है। ध्यान से समझना है, कुछ लोगों का लिखने का अभ्यास नहीं होता है, लेकिन वो पढ़ लेते हैं, मिला मिला के थोड़ा थोड़ा भाषा को पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं तो उनको हम पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं, या जनगणना के हिसाब से उनको पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं। दूसरा है उन लोगों का जो बुनियादी अंक गणितीय गणनाएं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हैं। और कुछ लोग पढ़े लिखे होकर के भी लिखना पढ़ना जानने के बावजूद भी कैलकुलेशन करने को कह दो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गणितीय जो गणनाएं हैं ये इसका आधार नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको हम जनगणना में साक्षरता प्रतिशत निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये भी सही हो गया। और तो हमारे पास ऑप्शन बचता कौन सा है? हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो बेटा सी वाला बचता है। क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ पीपल एज 7 years एंड above हु कैन रीड एंड राइट ए लैंग्वेज। 7 साल का हो या उससे अधिक का होगा कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी हो जो भारतीय नागरिक है, अगर वो लिख सकता है पढ़ सकता है तो उसे हम साक्षर मानते हैं, अदरवाइज उसे हम साक्षर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी हम इस पर और आते हैं। बॉम्बे प्लान क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो बॉम्बे प्लान का ये उद्देश्य था बेटा कि भारत में जो गरीबी है, भारत में जो आय के जो साधन है, गरीबी को कम करना, आय के साधन को बढ़ाना, और इसमें जो है 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये दो भागों में करा, कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो वो 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान को याद रखना कि बॉम्बे प्लान जो है
कब जारी किया गया था, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 हो गया। सवाल 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? देखो, मौर्य वंश की स्थापना 326 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने किया था? किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बेटा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे पहला जो शासक है मौर्य वंश का, वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये देखो यहाँ पर इनका फोटो भी बना हुआ है। तो यहाँ पर देखें आप, तो गुप्त वंश मौर्य वंश का संस्थापक कौन है लिखा जाएगा? मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? बिंदुसार आता है। फिर अशोक आते हैं। कौन आता है? अशोक। तो बताओ भाई, तो अशोक क्या हुए? तो अशोक है बेटा जो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, ठीक है। बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ क्या है? अशोक सम्राट गुप्त मौर्य वंश का क्या है? सबसे अंतिम शासक है, सबसे कमजोर शासक माना जाता है। इनकी हत्या पुष्यमित्र सिंह, जो कि इनका सेनापति था, उसने उसकी हत्या कर करके शुंग वंश की स्थापना करता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। तो अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। अब ये सवाल आता है कि सबसे पहले अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो बता सकते हो आप, शिलालेख पढ़ने वाला शासक कौन है? हाँ, 1837 में, 1837 में जॉन प्रिंसेप, जॉन प्रिंसेप को इसका श्रेय दिया जाता है। जॉन प्रिंसेप को इसका श्रेय दिया जाता है। किसको? किसको दिया जाता है? जॉन प्रिंसेप को इनके जो शिलालेख हैं उसको पढ़ने का श्रेय उसको दिया जाता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं। वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व किस सरकारी विभाग के पास है? तो वैभव फेलोशिप जो है पिछले साल 2023 में शुरू किया गया था। कब? 28 फरवरी 2023। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस या साइंस डे मनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैभव फेलोशिप साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और अनुसंधान करने के लिए दिया जाता है। ये एक और पुरस्कार मतलब योजना चलाते हैं जिसको बोलते हैं आप KVPY। नाम सुना होगा आपने, KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसका पूरा नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। किशोर वैज्ञानिक, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो बच्चे जो है 10वीं पास करते हैं, 11वीं में जाते हैं, उनको जो है क्या है, ये एक एग्ज़ाम होता है और इसमें पुरस्कार भी मिलता है, मतलब फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। जब तक आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो और रिसर्च के फील्ड में जाते हैं, तो आपको जो है इसमें स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने के हिसाब से। और देश में कहीं कहीं पर जहाँ पर वैज्ञानिकों के कॉन्फ्रेंस होते हैं, सभा होते हैं, वहाँ पर उनको बुलाया जाता है। तो एक तरीके के वैज्ञानिक तैयार करने की ये क्या है, एक
मतलब योजना है तो ये बहुत दिन से चली आ रही है। तो ये भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा योजना चलाई जाती है। तो इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नहीं होगा, गृह मंत्रालय नहीं होगा, शिक्षा मंत्रालय नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये किया जाएगा बेटा। तो ध्यान रखना है। तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और कभी न कभी हर किसी विश्वविद्यालय में ये इसका आयोजन किया जाता है। अभी देखो ये सवाल रिपीटेड है, हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो है असम। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस राज्य में ये मनाया जाता है। तो देखें हॉर्नबिल में क्या है, ये नागालैंड में मनाया जाता है बेटा, नागालैंड में। तो नागालैंड में करते हैं, इनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है या संस्कृति है या सांस्कृतिक जो भी इनकी विरासत है, सांस्कृतिक जो विरासत है उसको संरक्षण के लिए और उसको बनाए रखने के लिए त्यौहार मनाया जाता है, ताकि जो है आने वाले समय में इनका जो कल्चर है वो बना रहे। और आपको बता दें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये ऐसे 4 जनजातीय राज्य हैं जहां पर इनको बहुत विशेषाधिकार दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी और भारत के या किसी और दूसरे देश के लोग इनकी संस्कृति या इनके कल्चर को कोई नुकसान ना हो और कोई भी व्यवधान पैदा ना हो, तो इनको बिल्कुल अलग रखा गया है पूरे देश से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो ये कल्चर है, संस्कृति है, वो कहीं जो है मिल न जाए। जैसे आप दिल्ली में आ जाइए दिल्ली में सारी संस्कृति, सारे कल्चर के लोग आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी एक कल्चर जो है आपको देखने को नहीं मिलता है, तो पूरा खिचड़ी बन गया है। लेकिन ऐसे राज्यों में ये सब सरकार के द्वारा, जनजाति मंत्रालय के द्वारा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इनको संरक्षित किया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है बेटा, वो मनाया जाता है आपका कहाँ, नागालैंड में, ठीक है। असम में आप जानते ही हो बिहू त्यौहार मनाया जाता है, बहुत फेमस है और गाहे बगाहे सवाल पूछा ही जाता है। तो ये सवाल हो गया हमारा। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है। मतलब बिहार में गरीबी कितने % है ये आपको बताना है यहाँ पर ठीक है। तो 43.7% है, 63.7% है, 33.7% है, 53.7% है। तो 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जो गरीबी है वो क्या है, 33.7% है। तो पूरे देश में सबसे साक्षरता में भी सबसे कम है और गरीबी में क्या है, सबसे अधिक है। इसलिए देख रहे हैं आप साक्षरता का, एजुकेशन का गरीबी से क्या संबंध होता है, देख रहे हैं आप। पहला फैक्टर है, कोई ऐसा नहीं कि 100% जो साक्षर राज्य हैं वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी या संपन्नता वैसे आए, लेकिन ज़्यादातर केसों में होता है कि शिक्षा जो है गरीबी का क्या होता है, मानक होता है, ठीक है। तो बिहार सबसे कम शिक्षित राज्य है और गरीबी में भी क्या है, नंबर 1 पर आता है। सबसे गरीब राज्य में माना जाता है, बीमारू राज्य आता है। इसलिए वहाँ पर राजनीतिक ये मांग होती है कि इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक बिहार को नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन अगर आप प्राचीन इतिहास में चले जाएं तो बिहार जो है पूरे भारत का सबसे प्रबुद्ध और सबसे जो है संपन्न राज्यों में से माना जाता था। लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों की वजह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से बिहार की दुर्दशा बढ़ती चली गई और आज दिन तक बढ़ती चली गई। जो बिहार के लोग हैं वो खुद भी वहाँ नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि वहाँ आए दिन क्या होती, बाढ़ आती रहती है और कोसी नदी है वहाँ पर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि उसमें हर बार हर साल जो है बाढ़ आती है। बाढ़ आने की वजह से जो फसल होती है, घर होते हैं, वो सब बह जाते हैं। उसकी रोकथाम के लिए आज दिन तक भी कोई
ठोस उपाय नहीं उठाए गए सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है बात पूरा हो जाता है। तो सबसे गरीबी, अच्छा सबसे संपन्न राज्य में पंजाब आता है। पंजाब संपन्नता में क्या है, बहुत पहले स्थान पर आता है। उसके बाद फिर बहुत सारे राज्य आते हैं। और भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहते हैं, तो वो मुंबई है। तो मुंबई को हम आर्थिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसको कहा जाता है, तो वो दिल्ली को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली को मानते हैं। आर्थिक नगरी या इकोनॉमिक जो सिटी है उसको हम मुंबई को मानते हैं। ठीक है, तो बेटा एक बार हम फिर जो है इस सवाल को देख लेते हैं। अगर कहीं पर कोई सवाल में कोई गुंजाइश रह गई हो तो थोड़ा बहुत और चर्चा कर लेते हैं इस पर। ठीक है, यह हो ही गया है कि किस नृत्य शैली को एक आहार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये सारा आपने कर लिया है। कि तोताराम शर्मा पखावज हो गया, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। ठीक, और फिर आपका कथक शब्द का संबंध किससे है, कथावाचक से है। ये रिवीजन हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एक भारतीय सेरावैक टीके का घोषणा किया है, जो सर्वाइकल कैंसर है या गर्भाशय का जो कैंसर है उसकी देखभाल के लिए होता है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है। मैंने आपको बता दिया, समवर्ती सूची जो है राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है। गीता महलिक का संबंध किससे है, ओडिसी से है। ये बात कर लेते हैं आप। खुदाई खिदमतगार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान है बेटा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। वर्ष 19 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए, तो नई दिल्ली भारत में किए गए थे। फिर आ जाते हैं जिनके कौन सा भारतीय संविधान का राजनीति निदेशक कहाँ पर है, 3651 भाग 4 में है। और इसको बता देते हैं, ये न्यायालय में न्यायवाद योग्य नहीं है, नॉट जस्टिसेबल, नॉट इन्फोर्सेबल। इसको बलपूर्वक आप लागू नहीं कर सकते हैं राज्य के ऊपर। तो इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का, तो आपको बता दिए फील्ड हॉकी है। इससे रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण वर्ष 1900 में भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, 1992 से 57 के बीच आती है। ठीक है, यह हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक क्या है, वेग का एसआई मात्रक क्या है बेटा, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। वेग एक सदिश राशि है, चूंकि इसमें मात्रा और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। चाल एक अदिश राशि, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, 15 नवंबर को क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा खूंटी राजस्थान झारखंड से शुरू किया था। इस तरीके बेटा हमने इसका रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, तो एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं इसको देखने के लिए। तो तब तक के लिए सारे लोगों को धन्यवाद।